नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि अग्रणी पूर्वांचल से प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वांचल एक सस्टेनेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तर्ज पर स्थापित संस्था है जो आपको ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों ही कक्षाएं देता है। अगर आप किसी भी तरह की कक्षा लेना चाहते हैं तो आप पूर्वांचल इसके ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ आपको सारी कक्षाएँ मिल जाएंगी। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो वहाँ पर निःशुल्क भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पेबल भी हैं, जहाँ पे सारे मॉड्यूल्स और यूपीएससी के साथ साथ बहुत सारे स्टेट पीसीएस की कक्षाएं आपको दी जाती हैं। आइए दोस्त प्रारंभ करते हैं। आज जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका नाम है कण भौतिकी। और पिछले कुछ सालों से कण भौतिकी का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप अगर हम बात करें तो इस विषय की आवश्यकता ज़्यादा है। क्योंकि आज भी ब्रह्मांड के बारे में अगर समझने की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यानी ज्ञान नहीं है। और ये कह लीजिए कि 1% भी हमें ज्ञान नहीं है इस ब्रह्मांड को समझने के लिए। ब्रह्मांड में होने वाले विभिन्न तरह की गतिविधियों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को और समझ सकें, और बहुत सारी जो ब्रह्मांड में गुत्थियां हैं जो अभी भी उलझी हैं, जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं ये सारी जो अध्ययन है वो मानव कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। आपको सारी की सारी तकनीकी जो है वो मानव के बेहतरी के लिए है, मानव के कल्याण के लिए है, क्योंकि तकनीकी की मदद से ह्यूमन की लाइफ और आसान हो पाई है, सहज हो पाई है, सुलभ हो पाई है। कण भौतिकी स्टार्ट करते हैं। कण भौतिकी में जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ब्रह्मांड, फिर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आजकल अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। जैसे आप ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड के फैलने की बात करते हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड से कोड रहा है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जिसको बोलते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें यहाँ जानना है। साथ ही साथ न्यूट्रिनोस क्या होते हैं, एंटी मैटर्स क्या होते हैं, प्रतिपदार्थ जिसे आप कहते हैं वो क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्त प्रारंभ करते हैं कण भौतिकी। अब आपको एक आउटलाइन मिल गया है कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री में जनरली बेसिक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, तो फिलहाल कहा जाता है कि एटम्स जो होते हैं, या परमाणु आप कह सकते हैं। परमाणु या तत्व, जिन्हें रासायनिक विज्ञान में इकाई कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। डाल्टन एक रसायन विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला भाई परमाणु जो होता है वो रसायन विज्ञान में सबसे छोटी यूनिट होती है। धीरे धीरे पता चला नहीं, इससे भी छोटे होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं जो परमाणुओं के अंदर होते हैं। इवन जब हम परमाणु की संरचना बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें भी बनाते हैं। धीरे धीरे पता चला नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ही नहीं, इससे भी छोटी चीजें होती हैं, जैसे बोसॉन, जैसे क्वार्क, जैसे लैप्टॉन्स, जैसे म्यूऑन्स इत्यादि। इससे भी छोटी चीजें होती हैं। इस लेवल तक अगर आप अध्ययन करते हैं तो कहते हैं एटॉमिक लेवल तक का अध्ययन, यानी परमाणु स्तर तक का अध्ययन। और इसके बाद अगर इसके अंदर जाते हैं तो इसे कहते हैं सब एटॉमिक लेवल। इसे बोलते हैं सब एटॉमिक लेवल, यानी उप परमाणु स्तर। उप परमाणु स्तर का अध्ययन। तो उप परमाणु स्तर या सब एटॉमिक लेवल किसको कहते हैं, आप समझ सकते हैं स्क्रीन से। अगर आप एटम्स के अंदर जाके स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, उसके अंदर की यूनिट्स जैसे बोसॉन, क्वार्क्स, लेप्टॉन, म्यूऑन्स एटसेट्रा, न्यूट्रिनोस है ना, न्यूट्रिनोस वो भी इसी में आ जाता है। इस लेवल पर स्टडी करते हैं, जिसे कहते हैं उप परमाणु स्तर पर अध्ययन। पता है, कण भौतिकी में जिस अध्याय को मैं लेकर आ रहा हूं, हम एक्चुअल में सब एटॉमिक लेवल पर ही जाकर अध्ययन करते हैं। यानी हमारा जो अध्ययन होता है वो उप परमाणु स्तर पर होता है।
उप परमाणु स्तर पर अध्ययन कर हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर इसकी मदद से क्या होता है, हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, यानी ब्रह्मांड की समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। अब बात होती है कैसे बोसॉन, कैसे क्वार्क, कैसे इलेक्ट्रॉन्स, कैसे मुऑन्स, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। हम धीरे धीरे उस पर पहुंच जाएंगे। फिजिक्स में एक अध्याय होता है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही माइन्यूट लेवल पर, क्वांटा लेवल पर हम जाकर अध्ययन करते हैं। असल में कण भौतिकी वही है, क्वांटम मैकेनिक्स है, जो फिजिक्स में या मैथ्स में भी आती है चीजें, क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, जो हम फिजिक्स और मैथ्स में क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, कण भौतिकी एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स ही है एक तरह से। क्वांटा जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के लिए शब्द आता है, फिलहाल क्वांटा तो हम सन की लाइट्स और उसके यूनिट्स के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये है छोटा सा एक सार। कण भौतिकी में हम क्या कहते हैं, कण भौतिकी एक ऐसा अध्याय है जहां पर हम कणों और उनसे भी सूक्ष्म कणों का अध्ययन करेंगे। उप परमाणु स्तर तक पर जाकर कणों का अध्ययन करेंगे, पार्टिकल्स का अध्ययन करेंगे। ये पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इनको एक्चुअली हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ना, इन सबको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। इन सबको फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। इन सबको फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो फिर मैं और फिर कह सकता हूं कि ठीक है, कण भौतिकी में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स लेवल की स्टडी करते हैं और उसके थ्रू हम ब्रह्मांड के समझ की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इन चीजों पर हम आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, पहले मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछता हूं, देखते हैं आप में से कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप में से कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं? क्या है कॉन्सेप्ट? सुनिएगा, कॉन्सेप्ट सुनिएगा। आप मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है? आप सब जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ओ मत बोलेगा, ये जीरो लिखा हुआ है, हिंदी में से शून्य कहते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने नहीं की थी, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। आपकी इतिहास जो है वो थोड़ा कमजोर है अगर आप आर्यभट्ट सोच रहे हैं। हाँ, आर्यभट्ट ने डिस्क्राइब जरूर किया था, शून्य के कॉन्सेप्ट्स को बताया था, शून्य का सिद्धांत क्या है वो आर्यभट्ट ने समझाया था, लेकिन जीरो की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की थी। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि जीरो से क्या हुआ, ब्रह्मांड की समझ विकसित हुई। जीरो से क्या हुआ? जीरो का मतलब होता है ब्रह्मांड, जीरो का अर्थ होता है ब्रह्मांड। और इसी को जीरो के थ्रू ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश की थी आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट ने इसी को समझाने की कोशिश की थी। आप मुझे एक बात बताइए, जीरो कैसी वैल्यू है? ये आपको खुद समझ में आता होगा जब आपको कभी जीरो मिला होगा और उस मार्क्स को लेकर आप कभी अपने पापा के पास गए होंगे, पिताजी के पास गए होंगे। तो उसके बाद आपकी जुताई कुटाई, गांव में तो हम लोग इसी लैंग्वेज को बोलते हैं, अच्छे से हुई होगी। मेरी तो हुई है, ठीक है, अगर मुझे कभी जीरो मिला है तो। प्रारंभ के समय में जीरो ज्यादा मिलता था, क्योंकि प्रारंभ में पढ़ाई में मन कहाँ लगता था। बाद में समझ में आया यार पढ़ाई ही सब कुछ, अगर कर लिया तो जिंदगी बन गई। लेकिन उसके पहले जब तक नहीं समझती तो जीरो तो आम बात थी। तो अब आप बताइए कि जीरो आपको टीचर कब देता है? जीरो आपको अध्यापक तब देता है जब अध्यापक आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर पाता है कि आपको क्या मिले, तब वो कहता है कि भाई शून्य। देखिए, 1 से लेकर 100 तक तो टीचर डिफाइन कर पाता है, तो आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 50 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर दे देता है। लेकिन 0 नंबर तब देता है जब वो सोच ही नहीं पाता आपको क्या दे। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी वैल्यू जो समझ में ही नहीं आ सकती, कहां तक जाएगी, कितनी है, वो 0 है।
इसका मतलब 0 फिर तो 100 से बड़ा हुआ, जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल बड़ा हुआ। अगर आप ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में देखें तो ब्रह्मांड क्या है? अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, इन्फिनाइट यूनिवर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल 0 का मतलब जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो ब्रह्मांड क्या है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ है, कितना बड़ा है? आज तक किसी को नहीं पता ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और यहां एक और लॉजिक आ गया कि ब्रह्मांड और बढ़ रहा है। अब अगर ब्रह्मांड और बढ़ रहा है तो एक और कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो फिर तो और नहीं पता कितना बढ़ रहा होगा और कितना साइज बताएं। जब साइज पता करना है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, आज तक किसी ने नहीं बताया कि ब्रह्मांड की चौहद्दी क्या है। ओके, अच्छा। तो अब बात होती है कि 0 के कंसेप्ट को यहां कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए 0 एक मैथमेटिकल वैल्यूज है, और जितने भी लोग जो पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिजिक्स और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं। सुनेगा 0 में है क्या, जरा मैथमेटिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। 0 में होता है एक पॉजिटिव, एक प्लस। इसको अलग तरीके से लिखते हैं। 0 है क्या, अगर आप मैथ समझते हैं तो आप समझ सकते हैं एक प्लस में एक माइनस को जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। यही है 0। 0 दो वैल्यू से मिलकर बना है, एक प्लस और एक दूसरा माइनस। प्लस को हम क्या कहते हैं? प्लस को हम मैटर कहते हैं, माइनस को हम एंटी मैटर कहते हैं। और मैटर और एंटी मैटर को मिलाकर हम 0 मतलब हम ब्रह्मांड कहते हैं, यानी यूनिवर्स कहते हैं। चीजों को समझिएगा, पदार्थ, प्रतिपदार्थ और ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड पदार्थ और प्रतिपदार्थ से मिलकर बना होता है। पदार्थ और प्रतिपदार्थ से मिलकर बना होता है क्या? हमारा प्यारा ब्रह्मांड। सो मैटर और एंटी मैटर से मिलकर बना होता है ब्रह्मांड। अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। सर, आपकी तरफ से क्वेश्चन होगा, सर मैटर क्या होता है? सर फिर सर एंटी मैटर क्या होता है? धीरे धीरे आप चीजों को समझ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए आप जरा समझिएगा, उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैटर और एंटी मैटर क्या होते हैं। मैं एक मैटर हूं, मेरी बॉडी के अंदर मौजूद एक एक कोशिका एक मैटर है। मेरी कोशिका के अंदर मौजूद एक एक डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद है वो एक मैटर है। मेरे अगल बगल मौजूद जितनी भी चीजें, फैन, एसी, टेलीविजन, ये हेडफोन, सब कुछ मैटर है। कोट, शर्ट, सब कुछ क्या है? मैटर है। चलिए थोड़ा और ऊपर नीचे चलते हैं। जमीन, मिट्टी ले लीजिए, वो एक मैटर है। ये अर्थ देखिए, ये भी एक मैटर है। इसके बाहर जाइए ना, चंद्रमा, सूरज, तारे, जितने भी खगोलीय पिंड जिसको आप सेलेस्टिकल बॉडी कहते हैं, आप देख रहे ब्रह्मांड में, सब मैटर है। जो चीजें आपको दिख रही हैं, ओके। अब आपको दिखने लगा कि सर अब हमारे अगल बगल तो हर तरफ मैटर ही मैटर है। हाई है, उसमें दिखना क्या है? आपको दिख रहा है हमारे चारों तरफ मैटर ही मैटर है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तब आपको मैटर समझ में आ गया। आपके यहाँ, आपकी बॉडी में, आपके अगल बगल मैटर्स कहाँ होते हैं। अब आप बिल्कुल जानना चाहेंगे सर एंटी मैटर बताओ। मैटर तो अब हम समझने लगे उदाहरण के थ्रू कि अरे ये सब तो मैटर ही मैटर है। देखिए एंटी मैटर को थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। होता क्या है, एंटी मैटर्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, पहले आप उसकी डेफिनेशन समझ जाइए, फिर हम एंटी मैटर्स पे आपको उदाहरण की तरफ लिए चलते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है, मैटर और एंटी मैटर को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो कहते हैं इन दोनों के द्रव्यमान यानी मास बराबर होते हैं। मैटर और एंटी मैटर दोनों के मास, एम बराबर क्या है? द्रव्यमान, मैंने एम लिख दिया, मास या द्रव्यमान बराबर होते हैं। किंतु दोनों के जो आवेश होते हैं, जिसको आप चार्जेस बोलते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। मतलब कहने का मतलब, अगर इसका आवेश पॉजिटिव है तो इसका आवेश जो होगा वो निगेटिव होगा, या इसका आवेश अगर निगेटिव है तो इसका आवेश जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरीके से मैटर और एंटी मैटर को डिस्क्राइब किया जाता है। सो मैटर और एंटी मैटर क्या है? मैटर और एंटी मैटर्स वो होते हैं, अगर हम दोनों को एक साथ लेके कंपैरिजन करें, जिनके द्रव्यमान तो सेम होते हैं लेकिन चार्जेस क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिनके द्रव्यमान समान होते हैं किंतु चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक है तो दूसरा धनात्मक है। इस तरीके से मैटर एंटी मैटर डिफाइन किए जाते हैं। ये तो हुआ डेफिनेशन वाली बात, परिभाषा वाली बात। अब आप हमसे कहेंगे सर उदाहरण दो ना, क्योंकि डेफिनेशन से चीजें समझ में कहां आती हैं। ओके, तो उदाहरण भी आपको देते हैं हम। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग इलेक्ट्रॉन जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, उसमें क्या सोचना है। इलेक्ट्रॉन जानते हैं, हर कोई जानता है इलेक्ट्रॉन। एक उदाहरण ले लीजिए इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ एक उदाहरण ले लीजिए पॉजिट्रॉन। सो एक तरफ हो गया इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ हो गया पॉजिट्रॉन। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में पूछूं इनके बारे में, तो जरा समझिएगा। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के द्रव्यमान बराबर होते हैं, यानी मास इलेक्ट्रॉन का और मास पॉजिट्रॉन का दोनों का बराबर होता है। किंतु डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वही पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। यानी आपको क्या दिखा, मास दोनों के बराबर हैं बट चार्जेस दोनों के अपोजिट हैं। तो एक अगर मैटर है तो दूसरा एंटी मैटर है, या अगर ये मैटर है तो ये एंटी मैटर है। इस तरीके से मैटर और एंटी मैटर को हम परिभाषित करते हैं, यानी डिफाइन करते हैं। ओके, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। और सुनिएगा, अब आप बोलोगे कि सर और उदाहरण दो। देखिए दोस्त, वैसे तो है प्रोटॉन है, एंटी प्रोटॉन है, इस तरह बहुत उदाहरण है। ओके, किंतु एक बात मैं बताऊं, एंटी मैटर जिसके बारे में यहां लिखा हुआ एंटी मैटर, आज तक ज्यादा पता नहीं है। क्वेश्चन मार्क। एंटी मैटर आज तक बहुत ज्यादा पता नहीं है। अगेन आई रिपीट, एंटी मैटर आज तक बहुत ज्यादा पता नहीं है। कर क्या रहे, एंटी मैटर को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी मैटर को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, वो ब्रह्मांड जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, मैटर्स हमें नोन है, एंटी मैटर्स अभी अननोन है। मैटर्स मिले हुए हैं, मैटर्स हमें दिख रहे हैं, एंटी मैटर्स अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, एंटी मैटर्स जो है ये जो मौजूद हैं उनको ढूंढ लें, पहला। और दूसरा, या तो हम कुछ कृत्रिम तरीके से बना लें, या हम कुछ कृत्रिम तरीके से बना लें। यानी पहला, मौजूद हैं उनको खोज लें, और दूसरा, या तो हम कुछ तरीकों से इनको बना लें। ठीक है, यानी एंटी मैटर हमें पता चल जाए, जो मौजूद है वो, या तो हम कुछ बना लें, बस एंटी मैटर हमें पता चल जाए। मैटर पता है, एंटी मैटर अगर पता चल गए, और दोनों की मदद से हमें पता चल जाएगा ब्रह्मांड के बारे में। दोनों की मदद से हमें पता चल जाएगा ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड कहां से आया, कैसे आया, है ना, ब्रह्मांड कितना है, कितना बड़ा है, क्या चीजें हैं, इसको समझने में मदद मिलेगी। आपको पता है, अमेरिका की एक प्रयोगशाला है, उसका नाम है ब्रुक हेवन नेशनल लैबोरेटरी। ब्रुक हेवन नेशनल लैबोरेटरी इसी नाम से जाना जाता है। यूएस की एक प्रयोगशाला है। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया 2012-13 के आसपास। और ये बताऊं तो ये एंटी मैटर की स्टडी के लिए प्रयोगशाला है। यहां एंटी मैटर खोजे भी जाते हैं, यहां समहाउ एंटी मैटर्स बनाए भी जाते हैं। ओके, और इसकी मदद से, और यहां पर पता है बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियन साइंटिस्ट हैं। अक्सर जो भी क्या सुनने में आता है कि भारतीय वैज्ञानिक बाहर चले गए, तो यही सब जाते हैं, अच्छे खासे दिमाग वाले हैं, अच्छे खासी प्रयोगशालाएं मिल जाती हैं। भारत में रह के क्या हो जाएगा, ब्रेन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो कम से कम उतना अच्छा ब्रेन जो भारतीय वैज्ञानिकों का है, यहाँ जाते हैं तो नई चीजें बनाते, नहीं तो जिंदगी भर क्या होगा, खत्म हो जाएगा ब्रेन। भारत में सोर्सेस कहाँ है, R&D कहाँ है, जिसके बारे में आपको पीछे भी बता चुका हूँ। देखिए, बोलना और भाषना बहुत आसान है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है भारत के पास। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ब्रुक हेवन नेशनल लैबोरेटरी। एक बात और बताऊं, एक प्रयोगशाला है जो बनाई गई थी, और उस प्रयोगशाला का नाम मैं आपको बताता हूं। एक एक्सपेरिमेंट है जो हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है सर्न एक्सपेरिमेंट। इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सर्न एक्सपेरिमेंट, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर एंड एक्सपेरिमेंट। सर्न एक्सपेरिमेंट पे हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, इस सर्न एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत एक कोलाइडर बनाया गया, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर।
और इस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर गार्ड पार्टिकल को खोजने की कोशिश की गई। देखिएगा, गार्ड पार्टिकल को ही हम लोग बोसॉन पार्टिकल भी कहते हैं। बोसॉन पार्टिकल को खोजने की कोशिश की गई। जब यह प्रयोगशाला के अंदर सर्न एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया गया, जिस पर अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट है, एंटी मैटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। इस जगह पर जहां गार्ड पार्टिकल को हम खोजने की कोशिश कर रहे थे, उसी अनुसंधान में उसी जगह पर कुछ समय के लिए एंटी मैटर भी बने थे, जो हाई कैमरास वगैरह जो लगाए गए थे, पावरफुल कैमरा, उनमें वो एंटी मैटर्स आए भी थे। तो यानी कहने का तात्पर्य हमने कृत्रिम तरीके से एंटी मैटर बनाया भी है। जो सर्न एक्सपेरिमेंट में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बना था दोस्त, इसके अंदर हमने कृत्रिम तरीके से बनाया भी है। तो ये चीज भी प्रूफ हो गई, एंटी मैटर अगर ब्रह्मांड में मौजूद है जिसको हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एंटी मैटर को कृत्रिम तरीके से बना भी सकते हैं, और इसका प्रमाण है सर्न एक्सपेरिमेंट लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जहां हमने बनाया भी है। एक और थियरी है, स्टेटमेंट ऐसा कहते हैं, ब्रह्मांड में एंटी मैटर ज्यादा है, ब्रह्मांड में एंटी मैटर्स ज्यादा है। ठीक है, यहीं करके मैं इस चीज को स्टॉप करूंगा। ब्रह्मांड में ऐसा कहते हैं, एंटी मैटर्स ज्यादा हैं। ओके, ये एक नया प्रमाण आया है, एक्सपेरिमेंट पर आया है, और इन्हीं मैटर एंटी मैटर से मिलकर क्या बना है, ब्रह्मांड बना है। अच्छा, एक और थियरी कहती है, क्या कहती है, जरा बोर्ड को देखेंगे। मान लीजिए अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है, यानी आपको मैं पृथ्वी दिखाता हूं, इधर देखिए। मान लीजिए ये अर्थ है ना, ये क्या है, ये पृथ्वी है। मैं लॉजिक बताने की बात कर रहा हूं, जरा समझिएगा। इस पृथ्वी का क्या है, अपना कोई मास है, यानी अपना कोई द्रव्यमान है। ऐसे ही कोई और जगह है जहां पर सेम द्रव्यमान का अर्थ और होना चाहिए, सेम द्रव्यमान का अर्थ और होना चाहिए, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या, इसमें ग्रेविटी है, गुरुत्व बल है, जो सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ लगती है, और इसमें जो गुरुत्व बल होगा वो चार्जेस अपोजिट की तरफ होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉजिक कह रहा है, अकॉर्डिंग टू साइंस कह रहा है। फिलहाल हम लोगों का अर्थ ये है, लेकिन ये अर्थ एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पैरेलल कहीं ये भी होगा, इसके पैरेलल कहीं ये भी होगा। ओके, ये कुछ लॉजिकल इंफॉर्मेशंस हैं जो मैटर और एंटी मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए दिए गए हैं। ओके, जो मैटर और एंटी मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न है जो यूपीएससी वाला था, ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी, वो सॉल्व अब आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात और बताऊं कि ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत सारे थियरीज और मॉडल्स दिए गए हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। ये प्रश्न भी 2016 के आसपास आया हुआ है यूपीएससी में। ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत सारे थियरीज और मॉडल्स दिए गए हैं। देखिएगा कौन कौन से थियरीज और मॉडल्स हैं, जरा बोर्ड पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सो ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत सारे थियरीज और मॉडल्स दिए गए हैं, बहुत सारे थियरीज और मॉडल्स दिए गए हैं, और इनकी मदद से ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे मैं आपको बताता हूं कौन कौन से थियरीज और मॉडल्स हैं यहां पे। ओके, समझिएगा। सो कौन कौन सी थियरीज और मॉडल्स हैं, जैसे इवेंट हॉराइजन, जैसे सिंगुलैरिटी, जैसे स्ट्रिंग थियरी, स्ट्रिंग थियरी, जैसे स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल। ये कुछ थियरीज और मॉडल्स हैं, इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर हैं। ये 2016 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी रहे हैं यूपीएससी में। इवेंट हॉराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल इत्यादि। ये बहुत सारे थियरीज और मॉडल्स हैं। पता है, फिलहाल इन थियरीज और मॉडल पे अभी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ की आवश्यकता नहीं है, पर ये सारे के सारे थियरीज और मॉडल बहुत ही मजेदार हैं। पता है, ये जितने भी थियरीज और मॉडल्स हैं, इसके अतिरिक्त और भी हैं। इनमें हाईली वैलिड मॉडल जो है वो हम स्टैंडर्ड मॉडल को मानते हैं।
इनमें हाईली वैलिड मॉडल जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल को मानते हैं। हाईली वैलिड मॉडल जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल है, और स्टैंडर्ड मॉडल इस बात की पुष्टि करता है कि जो ब्रह्मांड है वो फंडामेंटल पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। जो ब्रह्मांड है वो फंडामेंटल पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। फंडामेंटल पार्टिकल मींस वही जो मैं अभी आपको बोल रहा था, बोसॉन, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है। ओके, इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है। ओके, ये रहा एक इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें मैंने आपको कण भौतिकी में बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की। और लगे हाथे आपको एक बात और बता दूं कि यही लगे हाथों आपके 2 से 3 प्रश्न आपके यूपीएससी के बन चुके हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। अगले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे बिग बैंग थियरी के बारे में। यहां पर हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में ब्रह्मांड के साथ। फिर हम बात करेंगे सर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, जहां पर ब्रह्मांड के फैलाव की बात होगी, रेडशिफ्ट इफेक्ट की बात करेंगे, माइक्रोवेव एक्सपेंशन थियरी के बारे में बात करेंगे। ओके, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछे गए हैं। इसके बाद है ना हम पहुंचेंगे सर्न एक्सपेरिमेंट, जिसमें लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की बात होगी, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर्स, एक्सेलेरेटर और कोलाइडर्स की बात करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग गार्ड पार्टिकल को खोजने की कोशिश करेंगे। और वही गार्ड पार्टिकल जो 2015 में प्रश्न में भी रहा है, गार्ड पार्टिकल का अस्तित्व क्या है, यूपीएससी में बोला नहीं, ये क्वेश्चन भरे हुए हैं आज की आवश्यकता के अनुरूप। तो जहां पर जो गार्ड पार्टिकल हैं जिनको हम हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहते हैं, थोड़ी सी स्टोरी भी बताऊंगा आपको और फिर लिए चलूंगा इस पूरे टॉपिक्स की तरफ। यही उगते हैं दोस्त, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। कण भौतिकी के सेकंड पार्ट में हम लोग एक्सपेरिमेंटल पार्ट में होंगे, जो थोड़ा टेक्निकल पार्ट होगा। ओके, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, अगले वीडियोस में हम टेक्निकल पार्ट में होंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगा। तब तक अपना ख्याल रखें और साथ साथ मेरे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। और सिर्फ मेरा ही कोर्स नहीं, जैसे आपको मेरे कोर्स मिल रहे हैं, इसी तरह से आपको पूरे के पूरे कोर्स जिनके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं, आप घर बैठे सुन सकते हैं। सिर्फ पूरा यूपीएससी का कोर्स 15,500 रुपये प्लस जीएसटी के साथ आपको उपलब्ध है। आप सबसे गुजारिश है आप पूर्वांचल आईएएस का ऐप इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे यूपीपीएससी के जो स्पेशल हैं, यूपीपीएससी का है पार्ट जो स्पेशल यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, यूपी की जनसंख्या वाला टॉपिक, ये बहुत सारे वीडियोस हम उस पर अपलोड कर रहे हैं, निःशुल्क है, जो आप वहाँ देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आप पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर हमारे साथ जुड़े रहें, और वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं जो हम आपको बहुत ही नॉमिनल फीस पे लॉन्च कर रहे हैं, जो आप लाइव होकर टीचर के साथ देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। हैव अ गुड डे, बाय।